रसल में हमको तीन चार चीज़ें जाननी है। एक है लॉजिकल एटमिज्म, एक है लॉजिकल कंस्ट्रक्शन, और सिंबल, फैक्ट्स। ये ये एक सेशन में होने वाला टॉपिक है अगर इसको सुपरफिशियली हम कवर करें, बिकॉज हम ऑब्वियसली डेप्थ में नहीं जा रहे चीज़ों के। तो आई एम थिंकिंग कि मैं इसको कैसे करूं। मैं इसको, ये वाइट है, ये क्या, सॉरी, ग्रेलिंग, ग्रेलिंग से देखते हैं एक रीडिंग करके, फिर इन टॉपिक्स पे मैं अलग अलग लॉजिकल एटमिज्म, ये 15 मिनट्स इसको दूं कल, 15 मिनट्स लॉजिकल कंस्ट्रक्शन को, सिंबल्स को 15 मिनट्स, और वो फिर इन टॉपिक्स को अलग अलग देखें। देखते हैं, लेट्स सी क्या ज़रूरत पड़े क्या नहीं पड़े। हम रसूल तक पहुंच गए। अब आपको ऊपर डेट्स रेलेवेंट दिख रही होंगी, ये बहुत करीबी डेट्स हैं। 1872 में पैदा हुए, 1970 में दुनिया से रुखसत हुए। दैट इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी लॉन्ग लाइफ, एंड दिस इज़ द टाइम। इसके अलावा शायद हमारा टाइम है वो टाइम जो विटनेस करने लायक है, इस सेंस में कि वो जो पैराडाइम शिफ्ट होता है, ही इज़ लिविंग when technological changes are happening to that level कि life in 1700s are totally different than 1900s। और हमारे टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 हो रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन है, life in 1980s and 70s was completely different than life which is right now। और ये all that happened within in front of us। हम वॉकमैन से आईपॉड्स पे आ गए, और अब फोन में ही है। जब हम छोटे थे, छोटे का मतलब स्कूल लाइफ के लास्ट फ्यू इयर्स में, तो 1 GB का मेमोरी कार्ड लगाते थे फोन में, अब 1 TB का आता है। वैसे ही 1000 मेमोरी कार्ड। डेटा के साथ भी ऐसा ही है, आप एक गाना डाउनलोड करते थे तो एक आध घंटे वेट कर लेते थे, अब आप उसको लाइव स्ट्रीम कर लेते हैं, जो कि तब पॉसिबल नहीं था। तो आप भी ऐसे ही दौर में रह रहे हैं। रसल ने भी इतनी लंबी जिंदगी काटी, 100 साल जिए ये, एंड इस पूरे टाइम ही वॉज डिवोटेड टू लॉजिक एंड फिलोसफी। 2 बार ये पार्लियामेंट भी गए, ब्रिटिश पार्लियामेंट, एंड वुमेन्स राइट टू वोट के लिए इन्होंने बड़ा लड़ा। और फिर वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी और उसके आगे भी ही वॉज स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ पीस एंड डिसआर्मामेंट। बहुत कोशिश इन्होंने की। इन्होंने, इनका जो वर्क है, इन्होंने दोनों चीज़ें की, टेक्निकल वर्क्स भी लिखे और पॉपुलर बुक्स भी लिखी। टेक्निकल और पॉपुलर में डिफरेंस यही होता है, जैसे अगर आप कॉपलस्टन की हिस्ट्री उठाएं, फिलोसफी, वो बहुत टेक्निकल है। इनफैक्ट ग्रीक फिलोसफर्स की, मैंने, मुझे आगे का नहीं पता, हो सकता है आगे भी ऐसा ही हो, बट ग्रीक फिलोसफर्स में वो ग्रीक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, और ग्रीक लैंग्वेज में, इंग्लिश नहीं। मतलब अगर उनको हिंदी में ब्राह्मण लिखना है तो वो हिंदी में ही लिखेंगे। सो इज़ दैट टेक्निकल। अब ये हो गई टेक्निकल बुक्स। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी बाय अब्राहम मैस्लो इज़ अ टेक्निकल टेक्स्ट, लेकिन जो आपके यू कैन विन है वो पॉपुलर टेक्स्ट है। वैसे ही इन्होंने पॉपुलर बुक्स भी लिखी, इन्होंने बहुत लिखा अपने टाइम में। स्कूल एक बनाया छोटा मोटा, और उसको कुछ टाइम चलाया भी। न्यूज़पेपर्स में कॉलमनिस्ट भी रहे काफ़ी साल, और नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर भी इनको मिला।
ये सर्टन नहीं है, मैंने जितना ढूंढने की कोशिश की, ये किसके लिए इनको मिला है। अपेरेंटली लॉन्गर कंट्रीब्यूशन लिटरेचर में, नॉट अ पर्टिकुलर टेक्स्ट, बट इट हैपेंड आफ्टर अ पर्टिकुलर टेक्स्ट जो मैरिज पे है इनका, मैरिज एंड मॉरल्स। बहुत ही एक क्या बोलें, बहुत कंट्रोवर्शियल टेक्स्ट है वो। खैर, 100 साल इन्होंने लगभग 1000 साल जिए, 100 में। बहुत एक्टिव और विगरस लाइफ, नेवर स्लॉथ नहीं थे, टोटल हर वक्त कुछ ना कुछ, ए चैंपियन ऑफ लिबरल प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी। और हर जगह जहाँ पे भी बात करते, हिज विट, हिज क्लैरिटी एंड इंसाइजिवनेस ऑफ हिज माइंड विजिबल। अगर आपको खुद इसको देखना है तो इनका एक डिबेट ऑनलाइन है, अब 1970 तक तो रिकॉर्डिंग्स भी आ गई थी अच्छी खासी। इनका कॉपलस्टन के साथ एक डिबेट है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे, उसकी रिकॉर्डिंग ऑनलाइन है। आप उसके 5-10 मिनट सुने, अगर इंटरेस्टेड हो तो पूरा सुने, अगर नहीं है इंटरेस्टेड तो 5-10 मिनट सुने, और आपको दिखेगा जब बहुत हाई लेवल के का डिस्कोर्स कितना खूबसूरत होता है। और हमारे रिसेंट सालों में ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप कॉपलस्टन और रसल का डिबेट भी देखें तो बड़ा अच्छा है। उसको आप वैसे भी देख सकते हैं, पर्टिकुलरिस्ट और स्पेशलिस्ट वर्सेस जनरलिस्ट। कॉपलस्टन को आप जनरलिस्ट की तरह देख सकते हैं, और रसल को स्पेशलिस्ट की तरह देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत डिबेट। कॉपलस्टन खुद में फिलोसफर नहीं थे। अब ये कहना खुद में गलत है कि कोई इंसान फिलोसफर नहीं है। फिलोसफी पे सबसे सेलिब्रेटेड टेक्स्ट ऑन फिलोसफी इज रिटन बाय कॉपलस्टन, हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी में। ये जो आप बाकी किताबें देखते हैं हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी, लाइक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ 1000 पेजेस है, कोई किताब 600-700 पेजेस है। तो ये होती है ये हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी। कॉपलस्टन की वेस्टर्न फिलोसफी कम्स इन आई थिंक 12 वॉल्यूम्स, बड़ी डिटेल्ड है वो। एवरी थॉट हैज़ बीन गिवन अ सेपरेट बुक, जिसको हम एक सेशन में मुकम्मल करते हैं, उस पर एक किताब उन्होंने लिखी है। तो बड़ी डिटेल्ड है ना, द रिकमेंडेड टेक्स्ट। जब आप फिलोसफी में मास्टर्स करेंगे इन वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, तो टीचर्स आपके हाथ में पहले दिन थमाएंगे कॉपलस्टन, पढ़ी या नहीं पढ़ी या पढ़ के आओ। एंड ही वॉज ए बिलीवर। रसल एग्नोस्टिक। मैंने ये बार बार बोला है कि एथिस्टिक पोजीशन इज सबसे गड़बड़ पोजीशन रैशनली। एग्नोस्टिक इज स्टिल प्लॉजिबल। तो ये था। अब अगर कोई ज़िंदगी इतनी हैपनिंग हो, इतनी लंबी हो, दोनों चीज़ें कंसिडर करें। अब अगर हैपनिंग हो और चंद दिन की हो तब तो नहीं, या लंबी हो पर हैपनिंग नहीं हो, इनकी तो दोनों थी। सो इट मस्ट बी अ लाइफ ऑफ कंट्रोवर्सी एज वेल। जो उधम मचाएंगे और रोज़ रोज़ मचाएंगे, किसी न किसी दिन तो कोई ना कोई टोकेगा। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज ने इनकी जॉब छीन ली। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो ये ही वॉज कैंपेनिंग अगेंस्ट वॉर। एंटी वॉर एक्टिविटीज़ की वजह से प्रिज्म भी चले गए उस टाइम पे। प्रिज्म में इन्होंने बड़ी मशहूर किताब लिखी है एक, उसके बारे में आगे आएगा जिक्र अगर आया तो। और फिर ये मैं इस प्रिज्म की वजह से बात नहीं कर रहा, यहाँ पे जो ये प्रिज्म, ये फिर टुवर्ड्स लेटर ईयर्स ऑफ हिज लाइफ फिर से प्रिज्म गए। तो उस टाइम पे उन्होंने किताब लिखी एक जेल में। उस टाइम क्यों गए? न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ। तो आप देख सकते हैं कि अ पर्सन, नो डाउट ड्राई बट लॉट ऑफ ब्यूटी इनसाइड। पहले की ज़िंदगी में ही कैंपेन फॉर थोड़ा सा लिबरलाइज्ड व्यूज ऑफ डिवोर्स एंड सेक्स एजुकेशन। लेटर इन हिज लाइफ कैंपेन्ड अगेंस्ट वियतनाम वॉर। और इस सब में दिखता है कि इवन गॉट रेडिकलाइज्ड अपने इसमें पैसिफिज्म में टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ। ये खुद को जब डिस्क्राइब करते हैं, ही डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ विद द वर्ड अर्ली लाइफ को एज अ प्रेग। होता है ना, सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेल्फ राइचस मॉरलिस्ट, जिनको लगता है कि हम रिफाइंड हैं, हम बुर्जुआ हैं, हम बड़े ख़ास हैं, हम तमीज़ वाले हैं।
यू कॉमन पीप्स स्टे एंड एट एन आर्म्स डिस्टेंस। और ये आउटलुक इनका आया कहाँ से है ये समझ भी आता है। ये ऐसी कोई इसको कहते हैं हमारे यहाँ वो राजे रजवाड़ों के यहाँ से, इफ देयर इज अ राजा रजवाड़ों के खानदान से कोई फिलोसफर तो इट इज बर्ट्रैंड रसल। दादाजी इनके बहुत बड़ी हस्ती थे, यूके के प्राइम मिनिस्टर। अब आप खुद समझ सकते हैं कि छोटी मोटी हस्ती नहीं, बिलोंग्स टू ए फैमिली विच इज रियली द रूलिंग क्लास। तो और इनकी परवरिश किसने की थी? काउंटेस रसल ने, जो विडो थी अ, इन्हीं प्राइम मिनिस्टर अर्ल रसल की। इनके फादर भी एक लिटरेरी जीनियस थे। तो ये खानदान ही रसल्स का ऐसा ही था, हाईली एजुकेटेड। और इस वजह से ये एक ऐसे एनवायरनमेंट में पले बड़े जहाँ पे इल्म की वुसअत हासिल करना इजीली पॉसिबल था। शादी इन्होंने एक से ज़्यादा की। प्रोबेबली वाई ही रोट मैरिज एंड मॉरल्स। मैरिज एंड मॉरल्स इनका सबसे आउटरीजियस और कंट्रोवर्शियल टेक्स्ट है। एंड इट लॉस्ट हिम हिज जॉब इन न्यूयॉर्क। और जो मॉरलिस्ट्स थे उस ज़माने के, उन्होंने सीवियरली इस टेक्स्ट को क्रिटिसाइज किया, बट इट इज सेड इट वाज बिकॉज ऑफ दिस टेक्स्ट ही वन द नोबेल प्राइज। बट आई एम नॉट सर्टेन। नोबेल की वेबसाइट पे भी दे हैवंट मेंशन्ड, दे हैव मेंशन्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस टू लिटरेचर, जो ऑफिशियल वेबसाइट है नोबेल प्राइज की। इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिला, यूके का हाईएस्ट पॉसिबल अवार्ड, ब्रिटेन का। जब वो मिला इनको, ये जो मैं अभी कह रहा था, इनकी विट, क्लैरिटी और इंसाइजिवनेस दिखती है। तो जब वहाँ पे इनको अवार्ड दे रहे थे तो किंग जॉर्ज द सिक्स्थ, तो उन्होंने इनसे कहा उस वक्त सेरेमनी में कि आपका जो बिहेवियर ऐसा रहा है पास्ट में कि अगर कोई आम इंसान करे, इफ़ इट वुड बी अडॉप्टेड जनरली, इट वुड नॉट बी एक्सेप्टेड। You have sometimes behaved in a manner that would not do if generally adopted. रसल ने रसल ने वापस क्या जवाब दिया? That what one does depends upon what one is. Consider the difference between a postman and a mischievous small boy ringing every doorbell in a street. The king was silent, obviously. क्या जवाब दे इसका? हमने कल एनालिटिक फिलॉसफी का इंट्रोडक्शन देखा इससे पहले सेशन में, और हमने वहाँ पे देखा कि फाउंडिंग मेंबर्स एनालिटिक फिलॉसफी के बर्ट्रैंड रसल हैं, विटगेनस्टाइन हैं, मोर हैं। अब मैंने ये भी बोला कि आप अब किसको देना चाहें ये गोल्ड मेडल, तीनों एक साथ ही वर्क कर रहे हैं। जिस टेक्स्ट से मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि द फाउंडिंग इम्पल्स रसल गेव टू एनालिटिक फिलॉसफी, इट वाज एडेड बाय हिज यंगर कंपेनियन एट कैम्ब्रिज, मोर। तो अब यहाँ से इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया कि कौन एक, हम ही यही पोजीशन रखें, ये किसी एक बंदे का क्रिएशन नहीं है। रसल का जो ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया, इससे आपको इतना पता चल ही गया होगा कि ही मस्ट हैव बीन ए वेरी जेनरस पर्सन इन हिज एटिकेट्स, एंड ही इज़ ऑलवेज इन प्रेज ऑफ अदर्स। तो मोर के बारे में ये कहते हैं कि ही वॉज द वन हु गेव हिम हिज पुश टुवर्ड्स अबेंडनिंग द हीगेलियन आइडियलिज्म। हीगेलियन आइडियलिज्म के स्टूडेंट थे एंड फॉलोअर थे इसके अर्ली लाइफ में। मोर भी ऐसे ही थे, वो भी हीगेलियन ही थे, और दोनों फिर उसके ऑपोजिट खड़े हो गए। कहीं पे मैंने पढ़ा है शायद दोनों ब्रैडली के भी स्टूडेंट थे। ब्रैडली आइडियलिज्म के एक बहुत बड़े नाम। बट द ग्राउंड फॉर हिज डूइंग दिस वाज ऑलरेडी फर्टाइल। चेंज होना, वहाँ से निकल जाना, ये ऑलरेडी हुआ था। जब ये कैम्ब्रिज आए, रसल वॉज अ डिसाइपल ऑफ हिज सेक्युलर गॉड जॉन स्टॉट मिल। इनसे कुछ डिसएग्रीमेंट थे,
लेकिन जेएस मिल से ये बहुत प्रभावित थे। ये बहुत बड़ा नाम है, ये बहुत बड़ा नाम है। इनफैक्ट मॉडर्न दुनिया में इफ़ यू डू नॉट नो जेएस मिल, यू डू नॉट नो अ लॉट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। इनकी और बेंथम की फ़िलॉसफ़ी बहुत मशहूर है। हमने क्यों नहीं कवर की? क्योंकि हम इनको कवर कहीं और कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। ये फ़िलॉसफ़र्स ही हैं, लेकिन हम इनको सोशल और पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ीज़ में देखेंगे। आपने एक कांसेप्ट सुना होगा यूटिलिटेरियनिज़्म। जॉन स्टुअर्ट मिल उसके वन ऑफ हिज फाउंडिंग फादर्स ऑफ दैट स्कूल। और उसके अलावा भी इनकी लिबर्टी पे जो किताब है, इट्स कंसिडर्ड ए स्टैंडर्ड टेक्स्ट, अभी भी हाईली रिकमेंडेड अराउंड द वर्ल्ड। इनकी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की डिफेंस इज स्टिल कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो जेएस मिल इनसे पहले के हैं, लेकिन हमने कवर नहीं किया इसलिए क्योंकि हम उनको कहीं और देखेंगे, यहाँ पे नहीं। इनका पहला फिलोसॉफिकल वर्क जो है वो इन्होंने लाइबनीज पे लिखा, जिसमें इन्होंने लिखा दैट ऑल साउंड फिलोसफी शुड बिगिन विद एन एनालिसिस ऑफ प्रोपोजिशंस। और ये चीज इतना सेल्फ एविडेंट है, इट इज सो एविडेंट परहैप्स इट डजंट डिमांड ए प्रूफ, कि हमको इंडिविजुअल प्रोपोजिशंस को देखना होगा। आप सोच सकते हैं कि हिगेलियंस इस पे इसके खिलाफ है, इसके ऑपोजिट है, कि आपको होल को देखना है, पार्ट को नहीं। पार्ट को देखेंगे तो कभी हो ही नहीं पाएगा। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द एब्सोल्यूट। बट इन बिटवीन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फिलोसफी ऑफ डॉन्स एट कैम्ब्रिज। कौन है डॉन्स एट कैम्ब्रिज? जैसे मैं आपको कहता रहता हूँ, द यूनिवर्सिटीज हैव बीन टेकन ओवर बाय द लेफ्ट। इस टाइम कैम्ब्रिज हैड बीन टेकन ओवर बाय हिगेलियन थॉट। हिगेल का गलबा था चारों ओर। मैक टैगार्ट वो इनके टीचर थे, और जीएफ स्टाउट ये इनके टीचर्स थे। दे परसुएडेड हिम टू बिलीव इन एब्सोल्यूट एंड हैज सर्टेन व्यू ऑफ एम्पिरिसिज्म। मतलब हिगेलियन बनाने में किनका रोल है? इन दो टीचर्स का, और इन्हीं का रोल मोर को हिगेलियन बनाने का भी है। So he decided that understanding the nature of absolute could and should be achieved from the perspective of science. डिफरेंस क्या है? क्योंकि इनके ज़माने में अब साइंस अरूज पे पहुंचा है, तो अब साइंस की मदद क्यों ना ली जाए? अपना जो काम करना है हमको, उस काम के लिए साइंस की मदद क्यों ना ली जाए? And he decided to undertake a highly ambitious project to write something similar to Hegel's Encyclopedia of Sciences. जो उन्होंने किया उसी काम को ये भी करने लगे थे। लेकिन फ़र्क क्या होगा? हेगल ने क्या किया था? लॉजिक का इस्तेमाल। लॉजिक बहुत डेवलप हुआ था। इनने क्या किया? ये साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे। The concept was Hegelian, but despite Bradley's strictures against piecemeal investigations, which he argued always led to contradictions, वही Hegelian thought कि अगर आप individuals को consider करोगे तो फिर contradictions में you would fall. Russell made use of Kant's technique of transcendental arguments to examine particular aspects of experience and reality, aiming by his means eventually to construct a single comprehensive account of absolute. अबे ट्रांसेंडेंटल आर्ग्यूमेंट क्या होता है? हमने ये प्रैक्टिस में तो बहुत किया है। मैं आई डिड नॉट नो दैट आई माई सेल्फ यूज ट्रांसेंडेंटल आर्ग्यूमेंट्स अ लॉट, लेकिन हमने कांट में इसको डिटेल में देखा है। इफ़ यू रिमेंबर, जब हम ह्यूम वर्सेस कांट कर रहे थे, तो वहाँ पे आई सेड कि ह्यूम्स के कंक्लूजन से निकलता है फिर एक्स वाई जेड। तो ह्यूम वुड बी लाइक ओके सो बी इट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसको एक्सेप्ट करने में। कांट ऑपोजिट थे, वो कहते नहीं, एक्स वाई जेड तो है ही गलत, इसका मतलब हमारा प्रोसीजर गलत है। दिस इज ट्रांसेंडेंटल आर्ग्यूमेंट। ए ट्रांसेंडेंटल आर्ग्यूमेंट इज वन दैट टेक्स समथिंग एज एक्सेप्टेड, कि ये तो है ही है, इस पर कोई बहस नहीं है, and examines what must also be the case so that X is the case. जैसे आप लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, ये तो है ही है,
अगर हम यहाँ पे इर्तिज़ा और मैं डिबेट करने लगे और इर्तिज़ा साबित करे कि आप लोग नहीं सुन रहे हैं, he has been able to prove it. Transcendental argument would be the reverse of it. I would argue, no, this is done that they are listening. That means the method you adopted is wrong. I am not able to point out a mistake is altogether a different thing, but your method is wrong because the conclusion is wrong. The transcendental argument would say, if you people are listening to me, that means for starters you exist, you are alive, you have survived so far. ये उसका मतलब होगा. So that's transcendental argument. तो ये क्या करेंगे, ये ऐसे ही रसल स्टार्टेड कि मैं यही करके एब्सोल्यूट का इल्म हासिल करूँगा. अभी हेगेलियन है. ही स्टार्ट्स विद ज्योमेट्री, फिर अर्थमेटिक, एंड सून फाउंड कि नहीं हो पा रहा, डिफिकल्टीज. हम इन डिफिकल्टीज के डिटेल में नहीं जा रहे, ये क्यों हो रही हैं इनके साथ. द रूट लाइज इन द प्रॉब्लम ऑफ रिलेशंस. चीज़ों के बीच में रिलेशन दो तरीके के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल. अगर हमने ब्राइडली पढ़ा होता वहाँ पे ये आता, लेकिन हमने वो नहीं पढ़ा, हम इसको यहाँ पे भी स्किप ही करेंगे. लेकिन आपकी नॉलेज के लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेशंस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. एक्सटर्नल रिलेशंस, फॉर एग्जांपल द कप इज ऑन द टेबल. ये जो टेबल और कप के बीच में रिलेशन ऑन की है, एक्सटर्नल रिलेशन है. फिलोसॉफिकल डेफिनेशन होगी कि एक्सटर्नल रिलेशन इज कंटिंजेंट. अगर ना भी हो, कुछ चेंज नहीं होगा. अगर कप टेबल से हटा दिया जाए, इट विल स्टिल बी अ कप. टेबल को वहाँ से हटाकर कहीं और रख दिया जाए, इट वुड स्टिल बी अ टेबल. सो दिस इज अ रिलेशनशिप विच इज एक्सटर्नल. इंटरनल रिलेशन होती है जो एनालिटिक हो. जैसे फॉर एग्जांपल सुल एंड इर्तिज़ा आर सिबलिंग्स. तो इसके लिए कॉमन पेरेंट होना नेसेसरी है. इफ कॉमन पेरेंट इज रिमूव्ड, then we cannot be siblings. Similarly, XYZ is the husband of ABC. इसके लिए XYZ और मेल जेंडर का रिलेशन नेसेसरी है. हो ही नहीं सकता. अगर ABC और ये अलग हो जाएं, तो फिर ही कैन नॉट बी हस्बैंड एनी मोर. तो इट्स एन इंटरनल रिलेशन. लेट्स नॉट गो देयर. कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इनको मसले इसलिए आ रहे थे. He got his problems. So first setback comes here, Hegelian thought में. He is not able to do it, what he sets to prove. इसी टाइम में मोर आते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. मोर और रसल का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन 2 साल का डिफरेंस है. और मोर को रसल तो चले महान दिग्गज तो है ही, इज स्टेलवर्ड इन नॉलेज. मोर ऑपोजिट है. ही इज इग्नोरेंट ऑफ फिलॉसफी. उनको कुछ नहीं पता फिलॉसफी के बारे में. ये क्या कर रहे हैं, ही वांट्स टू बी अ स्कूल टीचर. बच्चों को पढ़ाएंगे क्लासिकल टेक्स्ट, छठी के बच्चों को. ये था इनका. ये खुद ये कहते हैं अपने बारे में. अब कैम्ब्रिज में आएंगे, यहाँ मैकटागर्ट और बाकी सब के लेक्चर्स सुनेंगे, तो क्या होगा, हेगेलियन बनेंगे. तो देयर ही गॉट इंटरेस्टेड इन फिलॉसफी एंड डेडिकेटेड द सेकेंड ईयर ऑफ हिज स्टडी टू फिलॉसफी. अब मैकटागर्ट से सीख रहे हैं, उनको बड़ा एडमायर कर रहे थे. द मोमेंट यू स्टार्ट एडमायरिंग योर टीचर, यू स्टार्ट बिकमिंग लाइक हिम, यू स्टार्ट imbibing his values. So as a result he also became a Hegelian. लेकिन ये जो ये इनका आपस में रिश्ता रहा हिगेलियन और मोर का, ये ज़्यादा टाइम नहीं चल पाया. He soon yielded to a sense of amazement at some of the things that were claimed in philosophy. ये जो philosophy को सुन रहे थे, this is one of the reasons I personally very much associate with More. ये जो philosophy को सुन रहे थे बड़े बड़े दिग्गज, ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, he would be like, हाँ क्या कह रहे हो, what did you just conclude? He would be like that कि how can a philosopher even say or believe in that? He would be like this. ये आम आदमी से, he was like, that's why his common sense philosophy is very famous, More की. तो he would be like, ये क्या कह दिया. So he would call certain of these claims perfectly monstrous. ये कहते हैं मोर के philosophers claim करते हैं we are motivated by a sense of wonder at the universe.
ये कहते हैं कि बट माई इंस्पिरेशन वॉज टोटली डिफरेंट, माइन वॉज ऑल्सो सेंस ऑफ वंडर, बट माई वंडर वॉज सिली थिंग्स फिलोसफर्स से, कि ये ऐसी ऐसी बातें करते कि मैं परेशान हो जाता हूँ, ये कैसी बातें करते हैं। हम और को तो पढ़ेंगे, इनका कॉमन सेंस हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चूज़ करना था दो में से पहले किसको पढ़े, तो इस किताब ने रसल को पहले किया है, तो हम भी रसल को पहले कर रहे हैं। अदरवाइज मेरे पास जो दूसरी किताब है उसमें मोर ही पहले हैं। खैर, तो आप समझ सकते हैं कि ये जब हॉल से निकलते होंगे मोर और रसल, एंड देन वो मोर वुड लाइक बी स्पीकिंग इनटू रसल्स ईयर। रसल को आप समझ ही सकते हैं, सीरियस बंदा है, कहाँ ज़्यादा बातें करेगा, और इनके कान में बोल रहे हैं मोर, ये क्या बोल रहे हैं, ये बातें, ये अजीब बातें नहीं है। So the net result of these discussions, whatever would have been happened, so they rejected this Hegelianism. और इसके जो डॉक्ट्रिन्स की डॉक्ट्रिन्स हैं मॉनिज्म के, आइडियलिज्म के, इनको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और इसकी जगह मॉनिज्म की जगह प्लूरलिस्टिक बन गए दोनों, और आइडियलिस्ट की जगह रियलिस्ट बन गए दोनों। और इस प्रोसेस में दे बिकेम कमिटेड टू द आइडिया दैट द राइट मेथड इन फिलॉसफी इज एनालिसिस ऑफ जजमेंट्स, जो हमने कल एनालिटिकल मेथड में देखा। इन प्रोपोजिशंस को जज करना, यही इनको एनालिसिस करना, यही है फिलॉसफी का काम। मोर के हिसाब से तो ये these judgments and these propositions they exist independently of acts of the ones who are judging them। तो इस वजह से ये बहुत अच्छा मेथड है। तो इस पीरियड में विच इज़ मिड 1890s एंड द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, इस टाइम में मोर ने अपना जो फाइनेस्ट टेक्स्ट फॉर विच मोर इज़ नोन, प्रिंसिपिया एथिका, ये लिखी। इसी पीरियड में रसल ने अपना मास्टरपीस प्रेजेंट किया, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। दोनों ने एक ही टाइम पे वर्क अपने प्रोड्यूस किया। प्रिंसिपिया एथिका आप पढ़ सकते हैं, प्रिंसिपिया मैथमेटिका ट्राई भी नहीं करना। As suggested by the starting point of his grand scheme for an absolute idealist encyclopedia of all sciences, mathematics lay at the center of his philosophical interests. घूमेंगे रसल मैथमेटिक्स के अराउंड ही। इट वॉज वन ऑफ हिज रीजंस कि इन्होंने लाइबनीज के बारे में क्यों लिखा था पहले भी। लाइबनीज की खुद की मैथमेटिशियन है, तो उनकी खुद की मेटाफिजिक्स सिग्निफिकेंटली मैथमेटिक्स और लॉजिकल आइडिया से इन्फ्लुएंस थी। लाइबनीज अपने वक्त में ही हैड इमेजिन्ड ए कैरेक्टरिस्टिका यूनिवर्सैलिस, ए परफेक्टली क्लियर एंड ऑर्डर्ड लैंग्वेज, जिसमें मैथमेटिक्स, साइंस, मेटाफिजिक्स, हर एक चीज़ को हम एक्सप्रेस कर सके विदाउट एम्बिगिटी, एंड इन विच प्रॉब्लम्स कुड बी सॉल्व लाइक कैलकुलेशंस इन मैथमेटिक्स, जिसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता। सो दे वांटेड टू डेवलप सच ए लैंग्वेज जिसमें फिर ये एम्बिगिटी ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो कहते हैं ना वोल्टेयर, इफ़ यू वांट टू आर्ग्यू विद मी डिफाइन योर टर्म्स। ये लॉजिक में ये दिक्कत नहीं आती, ये वहाँ पे बड़ा आसान हो जाता है। ये आइडिया रसल को भी बड़ा इंस्पायर किया। This idea was to inspire Russell's belief that logic can be just such a language, जिसको लाइबनिज ढूंढ रहे थे, logic can be that language. It shaped an aspiration on the part of many of those influenced by Russell and Frege that logical analysis of language would be the royal road to solving the fundamental problems of philosophy. लॉजिक को इस्तेमाल करके हमने इसका देखा तरीका कि कैसे, कल हमने जो एनालिटिकल फिलॉसफी का इंट्रोडक्शन देखा उसमें ये सब हमने करके देखा कि कैसे करेंगे लॉजिक को इस्तेमाल। इन द सेकेंड हाफ ऑफ 1890s रसल ने और भी बहुत सारे टेक्स्ट लिखे। इनकी डिसर्टेशन ऑन द फाउंडेशंस ऑफ ज्योमेट्री 1897 में आई, एनालिसिस ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग 1897-99 में आई, एक अनपब्लिश्ड मैनस्क्रिप्ट जो बाद में पब्लिश हुआ, फंडामेंटल आइडियल्स एंड एक्सियोम्स ऑफ मैथमेटिक्स 1899 में आई। 1899 में इनकी उम्र क्या थी, आप देख सकते हो ऊपर इनका बर्थ डेट। एक अनपब्लिश्ड ड्राफ्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स 1899 में, लाइबनीज पे बुक 1900 में, और फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स 1903 में। इसके अलावा इन्होंने मार्क्सिज्म पे भी एक किताब लिखी, जर्मन सोशल डेमोक्रेसी 1896 में।
When work was underway thereafter for Principia Mathematica, it generated important philosophical spin-offs. उस जो इनका मैग्नम ऑपस है, क्योंकि when you're writing that kind of text, तो आप थोड़ा सा उसमें से और भी insights develop हो जाते हैं कई और. So he also wrote a paper on denoting. 1905 में ये हुआ, जिसमें इनके बहुत ही बड़े आइडियाज़, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में भी बोला कि हमको जो आइडियाज़ एक्चुअली रसल के पढ़ने हैं, वो है लॉजिकल एटमिज्म, लॉजिकल कंस्ट्रक्शन, इनकम्प्लीट सिंबल्स, एंड वन मोर थिंग. देयर इज फोर थिंग्स वी नीड टू नो फ्रॉम रसल. तो इस पेपर में मिलता है इनका लॉजिकल कंस्ट्रक्शंस का टॉपिक. The development of Russell's ideas in the years leading to the principles of mathematics had convinced him कि pure mathematics actually is logic. ये logic पे ही rest करता है. All pure mathematics deals exclusively with concepts definable in terms of very small number of fundamental logical concepts. If and ये सारी चीज़ें कि अगर हम मैथमेटिक्स को रिड्यूस करें, हम इसको एंटायरली रिड्यूस कर सकते हैं टू लॉजिक. और ये जो आइडिया है दैट मैथमेटिक्स इज रिड्यूसिबल टू लॉजिक, इसको टेक्निकली लॉजिकिज्म कहते हैं. और ये खुद में 19th सेंचुरी की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है. बहुत सारी चीज़ें इससे आगे डेवलप हुई लॉजिकिज्म से. हम उसमें भी डिटेल में नहीं जा रहे, वी आर स्किपिंग थ्रू. It was on the last day of 19th century, that is 31st December 1900, that Russell completed the first draft of Principles of Mathematics. यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन्होंने 19th सेंचुरी बोला 1900 को. और ये सही है. यूजुअली ऐसा लगता है 2000 वुड भी 21वीं सदी. 2000 इज एक्चुअली 20वीं सदी. 2001 2001 से शुरू होती है 21वीं सदी. 1901 से शुरू होती है 19वीं सदी. एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ही पुट्स अ नोट नीचे. People everywhere mistakenly thought the 20th century ended on 31st December 1999 because they were इसका रीज़न क्या है? बिकॉज देयर इज़ नो ईयर कॉल्ड ज़ीरो. ईयर स्टार्टेड विद 1. तो इस वजह से पहले 100 साल वुड एंड विद 100, नॉट 99. खैर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दैट ही हैज़ पुट इट देयर. मस्ट बी वेरी पर्सनल. तो खैर, जब ये पहला ड्राफ्ट इसका वर्क करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स, जस्ट 5 months लेटर ही डिस्कवर्स ए पैराडॉक्स. क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हमारी हिंदी में निकले थे जापान पहुंच गए चीन. ये काम करने जो निकले थे, कंक्लूजन ऑपोजिट. ही फाइंड्स अ पैराडॉक्स व्हिच थ्रेटन्स द एंटायर वर्क ही हैज डन अभी तक का. क्या करें? सीक हेल्प फ्रॉम फ्रेगर, जो दूसरे बहुत बड़े, इनफैक्ट देयर वुड बी मेनी हु वुड से ही इज द ग्रेटेस्ट लॉजिशियन एवर. तो उनको चिट्ठी भेजी कि ये मसला आ रहा है मेरे लॉजिक में. फ्रेगे ने क्या किया? वो उन्होंने सॉल्व नहीं किया प्रॉब्लम को. उन्होंने बोला हो गया तो खत्म लॉजिक, फेंको. Frege gave up working on the thesis after that because of the problem Russell pointed out. And he wrote back to Russell, and I quote, "Your discovery of the contradiction has surprised me beyond words and has left me thunderstruck because it has rocked the ground on which I meant to build arithmetic. It is all the more serious because it seems to undermine the only possible foundations of arithmetic as such." Frege, he gave up the efforts after this. लेकिन रसल किस लिए भेजे थे चिट्ठी? कि शायद कोई इंसाइट मिले कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करे. रसल कंटिन्यूड एंड इवेंचुअली ही आल्सो वाज अनसक्सेसफुल. हम इस पैराडॉक्स की डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन थोड़ा सा आपके इंटरेस्ट के लिए
मैं आपको बता देता हूँ। इससे हमें फिर बहुत कुछ डेवलप हुआ मैथमेटिक्स में, बहुत डेवलप हुआ इसके बाद मैथमेटिक्स। रसल्स पैराडॉक्स इसको कहते हैं। लेट्स हम पहले इसको सिंपलर एग्जांपल से समझते हैं, फिर एक्चुअल पैराडॉक्स पे जाते हैं। ये हमारे टॉपिक के रिलेटेड नहीं है, बट इंटरेस्टेड है तो इसलिए कर ही लेते हैं। कंसिडर द एग्जांपल, देयर इज अ बार्बर इन अ विलेज हु शेव्स द मैन। एक बार्बर है हु शेव्स मैन, लेकिन उसूल क्या है कि सिर्फ मैन एंड ओनली दीज मैन हु डू नॉट शेव देमसेल्व्स। जो खुद शेव नहीं करते, मैं सिर्फ उनको शेव करूंगा। सवाल है, डज ही शेव हिमसेल्फ और नॉट? आप समझे? बार्बर का कानून है, आई विल शेव ओनली मैन एंड ऑल मैन हु डू नॉट शेव देमसेल्व्स। नाउ इफ ही डज शेव हिमसेल्फ, then he does not shave himself because he does not shave the men who shave themselves. And if he doesn't, then he does shave himself because he shaves the ones who don't shave themselves. ये सेल्फ प्रेडिकेशन का मसला फिर आगे बहुत डेवलप होगा मैथमेटिक्स में। मैंने इसके बारे में यहाँ पे बहुत बारी जिक्र किया है कि इससे बहुत चीज़ें फिर आगे क्लियर हो जाती है। ये रसल का पैराडॉक्स नहीं है, ये उसका एग्जाम्पल है। रसल प्रॉपर जो पैराडॉक्स अपनी बात कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं? कहते हैं, कंसिडर द फैक्ट दैट सम क्लासेस आर मेंबर्स ऑफ देमसेल्व्स एंड सम आर नॉट। सम क्लासेस आर मेंबर्स ऑफ देमसेल्व्स एंड सम आर नॉट। ये थोड़ा ड्राई होगा, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सम क्लासेस आर मेंबर्स ऑफ देमसेल्व्स, सम आर नॉट। The class of all classes is obviously a member of itself because it's also a class. The class of all classes is a member of itself because it is also a class. But class of all men is not a class of itself because it's a class and class के अंदर सिर्फ men है. So it is not in itself. Now what of the class of all those classes which are not members of themselves? इसमें क्या करेंगे आप? If it is a member of itself, then it is not a member of itself. And if it is not a member of itself, then it's a member of itself. तो ये मसला है। मैं इसको थोड़ा-सा, अगर इजी लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश आप कर रहे हैं, विकिपीडिया पे रसल्स पैराडॉक्स पे पेज है एक। मैं उसके इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन से पढ़ रहा हूँ आपके सामने। ये लिखते हैं, मोस्ट सेट्स कॉमनली एनकाउंटर्ड आर नॉट मेंबर्स ऑफ देमसेल्व्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक सेट बनाएं, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स इन अ प्लेन, दिस सेट इज नॉट इटसेल्फ अ स्क्वायर, क्योंकि ये सेट है, ये स्क्वायर नहीं है। तो ये सेट के अंदर ये खुद नहीं आएगा। इसके अंदर सिर्फ स्क्वायर्स आएंगे, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, सब स्क्वायर्स आएंगे, खुद ये नहीं होगा इस सेट के अंदर। चले हम इसको ऐसे सेट्स का नाम 2 मिनट के लिए हम नॉर्मल रख देते हैं। लेट्स कॉल ए सेट नॉर्मल इफ इट इज नॉट ए मेंबर ऑफ इटसेल्फ, एंड इफ इट इज ए मेंबर ऑफ इटसेल्फ देन इट इज एबनॉर्मल। ठीक? क्लियरली एवरी सेट मस्ट आइदर बी नॉर्मल और एबनॉर्मल। तीसरी चॉइस है नहीं। जैसे द सेट ऑफ स्क्वायर्स इज ए नॉर्मल सेट। इन कंट्रास्ट, द कॉम्प्लीमेंट्री सेट दैट कंटेन्स एवरीथिंग विच इज नॉट a square is itself not a square. इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट है, दिस सेट कंटेन्स एवरीथिंग विच इज नॉट a square, will also contain this set क्योंकि this set is not a plane. So it is one of its own members and therefore it is abnormal. अब आप कंसिडर करें set of all normal sets, let's call that R, and try to determine whether R is normal or abnormal. क्या किया हमने? We are considering the set of all normal sets, और फिर देखेंगे क्या R अब नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर R नॉर्मल है,
it would contain in the set of all normal sets itself. तो इस वजह से abnormal हो गया. Or on the other hand, if R is abnormal, it would not be contained in the set of all normal sets, therefore be normal. So this is the Russell's paradox. ये हमको जानने की ज़रूरत नहीं थी, बट आउट ऑफ इंटरेस्ट ये इंटरेस्टिंग है, तो सोचा कि इसको भी सुन ही लेते हैं. इससे फिर वो इनकम्प्लीटनेस थ्योरम आगे जब ये फर्दर डेवलप होगी, क्या नाम है उसका, कि किसने दी थी वो इनकम्प्लीटनेस थ्योरम, कुछ दिन पहले मैंने उसका जिक्र किया था, तो आप उसको देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा बहुत गॉडल है, देखो उन्होंने भी मुझसे बोला जियान और कर्ट गॉडल है. खैर आगे बढ़ते, ये हमारा टॉपिक नहीं है, आप लोग अगर उसमें इंटरेस्टेड हैं तो उसको आप आगे स्टडी करें. खैर लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है वो. तो हमारे लिए जो इस वक्त मुद्दा है वो ये नहीं है कि ये पैराडॉक्स क्या है, क्या वो, हमारे लिए मुद्दा ये है कि सिस्टम की बेस में फ्लॉ आ गया है, तो इस पे कोई भी सिस्टम आप खड़ा करेंगे वो फ्लॉड होगा. ये डिटेल्स में हमें जानने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है कि ये पैराडॉक्स पे सॉल्व हुआ नहीं हुआ. अभी के लिए पैराडॉक्स जब फ्रेगे के पास भेजा रसल ने, फ्रेगे ने बोला कि ठीक है करो दुकान बंद. उन्होंने बिल्कुल अपना टेबल खाली कर दिया, कोई सारी किताबें हटा दी, होगा नहीं है, आई एम डन. रसल ने कुछ कुछ देर के लिए किया, येट वी अंडरस्टैंड दैट वट एवर ही डिड वॉज एड हॉक. जो भी उन्होंने उसके बाद किया, इट वॉज ऑल एड हॉक, एंड लेटर ही रियलाइज्ड कि हाँ भाई ये गलत था. एंड आवर राइटर इज राइटिंग कि ये जो इन्होंने ये जिम्नास्टिक्स फिर किए, विदाउट दीज जिम्नास्टिक्स रसल कुड नॉट हैव प्रोसीडेड विद हिज लॉजिसिस्ट प्रोग्राम. ये कर ही नहीं पाते फलसफा अगर इन्होंने ऐसा ना किया होता. द डिवाइसेस ही प्रपोज, द थ्योरी ऑफ टाइप्स, कंट्रोवर्शियल एग्जाम्स, फाइनली ऑल दैट दे प्रूव्ड टू बी, मतलब उन्होंने मदद की इनको प्रिंसिपिया मैथमेटिका को मुकम्मल करने में. अलबत्ता ये हकीकत है कि इट वाज ऑल जिम्नास्टिक्स. लेटर ही आल्सो फाउंड इट. Among the significant outcomes of this work was Russell's own philosophical endeavors in the long remainder of his life. ये जो प्रिंसिपिया मैथमेटिका इन्होंने मुकम्मल किया, अब ये अपने बड़े मुश्किल काम से आज़ाद हो गए हैं. Released from his labors on the big book, he turned his attention to a question which was central to almost everything he did in philosophy thereafter. इसके बाद जो भी ये फलसफा करेंगे एक ही चीज़ के लिए करेंगे कि हाउ डू वी डिराइव साइंस फ्रॉम एक्सपीरियंस. आपको याद होगा यही मसला है, यही मसला लॉक से चलता आ रहा है. नोट दैट दिस इज नॉट द सेम एज द क्वेश्चन ऑफ हाउ or whether science is justified. This is not a question ki whether science is justified by experience or not. No. This is a question how science is derived from experience. It is not an effort to refute skepticism. No, it is not that. Instead, Russell क्या चाहते थे? He wanted to explain the foundations of knowledge and empirical experience. जैसे लॉक ने कोशिश की थी, ह्यूम ने कोशिश की थी, जॉन स्टॉर्ट मिल ने डिफरेंट तरीकों से कोशिश की थी, ये भी वही एक कोशिश है. And for him, the paradigm of knowledge was science. He remained consistent in pursuing this aim throughout his life. Strategies change होती रही, लेकिन बार बार कोशिश यही थी. At the outset, Russell's endeavor took the form of showing how the fundamental concepts of physics, which in 1912, जब इन्होंने Problems of Philosophy publish की, Problems of Philosophy, one of the classics of Bertrand Russell, उस वक्त स्पेस टाइम कॉजेलिटी मैटर ये सारी चीज़ें they were exhaustively verified by observation and experiment. By the time of his last attempt at this task in Human Knowledge, 1948 में, physics had dispensed with causality and matter. Space-time had replaced space and time, and Russell had come to accept what he had once emphatically rejected as Kant's Ptolemaic counter-revolution.
कांट को इन्होंने पहले रिजेक्ट किया था, अब ये वापस कांट की पोजीशन पे आ गए 1948 होते होते। एंड व्हाट वाज दैट? That there are ineliminable a priori aspects to any account of how science arises from experience. तो फिर से आना पड़ा कांट के a priori concepts पे। ये क्या करने निकले थे? साइंस को एक्सपीरियंस से एक्सप्लेन करने निकले थे जापान, पहुंच गए चीन, आ गए वापस कांट पे कि नहीं, अगर साइंस को पॉसिबल करना है तो कुछ एप्रियोरी कंसेप्ट हमको मानने पड़ेंगे। वन मोर रीजन आई से फिलॉसफी एंडेड विद कांट। अब आप उसमें फाइन ट्यूनिंग करें, जितनी करनी है आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। बोलेंगे आप वन और अदर फॉर्म में कांट की ही बात है। अब ये जो शिफ्ट है रसल के अंदर, इट वाज अ सिग्निफिकेंट वन। व्हाई? क्योंकि इस बंदे ने अपना पूरा बिलीफ अब छोड़ दिया जो हमेशा के लिए इन्होंने रखा था। एक एम्पिरिसिस्ट कमिटमेंट ही हैज गिवन अपॉन दैट द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज इज सेंस एक्सपीरियंस, ही हैज गिवन अपॉन दैट। He had distinguished knowledge by description from knowledge by acquaintance. ये रसल में जानने की ज़रूरत है ये चीज़ को। जैसे हमने कांट में कैटेगरीज को जाना है, प्रियोरी सिंथेटिक जजमेंट्स को जाना, वैसे ही इनके यहाँ ये एक्वेंटेंस और नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन, ये यहाँ से टेक्निकल इल्म है इनका, रसल का। ये समझना थोड़ा सा ज़रूरी है कि क्या है। ये डिस्टिंग्विश करते हैं कि हमारा जो नॉलेज है इट इज़ फ्रॉम आइदर डिस्क्रिप्शन और एक्वेंटेंस। अभी आपको पता चलेगा 2 मिनट में नई कोई बात नहीं कह रहे हैं, लॉग की बातों को नए अल्फाजों में बयान कर रहे हैं, प्रिसाइजली वही नहीं कह रहे हैं, लेकिन आवर बर्ड्स आई व्यू यू वुड रियलाइज ही इज सेइंग द सेम थिंग। ये जो ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्वेंटेंस वाला नॉलेज। और ये एक्वेंटेंस वाला नॉलेज क्या होता है? ये है डायरेक्ट कॉग्निटिव कांटेक्ट। जब आपके सामने कोई चीज़ आती है तो आपको जो हासिल होता है वो है नॉलेज बाय एक्वेंटेंस। फिर आप उससे डिराइव करते हैं जो नॉलेज, वो है नॉलेज ऑफ डिस्क्रिप्शन। ये लॉक ने भी ऐसे ही कहा था इनके खुद के वर्ड्स में, रसल के, वी हैव एक्वेंटेंस विद एनीथिंग ऑफ विच वी आर डायरेक्टली अवेयर विदाउट द इंटरमीडिएरी ऑफ एनी प्रोसेस ऑफ इन्फ्रेंस और एनी नॉलेज ऑफ ट्रुथ्स। कोई ये सारा इसमें हम नहीं करते। अभी अभी सिर्फ आपके सामने कोई चीज़ आई, दैट्स ऑल। नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन क्या है? इट इज़ नॉलेज दैट इज़ इनडायरेक्ट, और इसकी जस्टिफिकेशन फाइनली इट वुड रेस्ट अपॉन नॉलेज ऑफ एक्वेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास नॉलेज है कि माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन। ये नॉलेज ऑफ एक्वेंटेंस है डिस्क्रिप्शन, ये है नॉलेज ऑफ डिस्क्रिप्शन। बट इट अल्टीमेटली रेस्ट्स ऑन द फैक्ट दैट देयर इज नॉलेज बाय एक्वेंटेंस, नॉट नेसेसरली योर्स, किसी और का ही सही, विच प्रोवाइड्स ग्राउंड फॉर सेइंग दिस। कि हमने एक्चुअली माउंटेन देखा, हमने एक्चुअली सारे माउंटेन देखे, हमने एक्चुअली सबकी हाइट मेजर की, तो दोज, जैसे एक्चुअली माउंटेन को फर्स्ट टाइम देखना, दैट वुड बी नॉलेज ऑफ एक्वेंटेंस। और उससे ये डिराइव करना ये रिजल्ट कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन, दिस इज नॉलेज ऑफ डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे जो ये अल्टीमेटली रेस्ट्स ऑन ए फैक्ट, फैक्ट भी रसल के लिए टेक्निकल टर्म है, या अंग्रेजी की टर्म फैक्ट नहीं है। फैक्ट्स पे जब डिस्कशन आएगा तो वहाँ पे इसको देखेंगे, बट लगे हाथ आप ये भी याद रखें। The technique Russell applied in the earlier phases of this program was logical construction. ये आगे हम इनके पहले फलसफे पे पहुंच रहे हैं, लॉजिकल कंस्ट्रक्शन का फलसफा। इन्होंने एक नई टर्म कॉइन की, सेंस डेटा। फिर से आप देखेंगे कोई नई बात नहीं कह रहे, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बर्कले नए अवतार में जिंदा हो गए। बट याद रखिए, जब बात बर्कले ने ऑलरेडी कर रखी थी तो रसल को करने की क्या ज़रूरत थी? तो कुछ तो डिफरेंट कह रहे होंगे, वो डिफरेंस मैं बताऊंगा, बट वी डू नॉट हैव टू गो इनटू डिटेल्स। बट अभी के लिए लेट्स सी कि क्या कह रहे हैं। ही कॉइन्ड द टर्म सेंस डेटा टू डिनोट ए सेंस इंप्रेशन।
सेंस इंप्रेशन के लिए इन्होंने नाम के यूज़ किया है सेंस डेटा। द इमीडिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अवेयरनेस एंड एक्सपीरियंस इज सेंस डेटा। और फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या है तब उस्ताद? ये वही सवाल है फिर से कि व्हाट डू वी एक्चुअली गेट द नॉलेज ऑफ। बर्कले कहते हैं यू गेट द नॉलेज ऑफ स्मेल, नॉलेज ऑफ टेस्ट, नॉलेज ऑफ कलर, देन यू अज्यूम दैट देयर वाज अ ब्रेकफास्ट। ये भी यही कह रहे हैं अगर आप ध्यान दें। कहते हैं कि आपको जो मिला वो सेंस डेटम है एंड द propose that physical objects be regarded as logical constructions out of factual and possible sense data। फैक्चुअल और पॉसिबल सेंस डेटा से जो आप कंस्ट्रक्शन, लॉजिकल कंस्ट्रक्शन अप्लाई करके कंस्ट्रक्ट करते हैं वो है फिजिकल ऑब्जेक्ट। ये हो गया कान को एक तो सीधे पकड़ना, और दूसरा हो गया सर के पीछे से हाथ लाकर पकड़ना। ये यही काम कर रहे हैं। दैट डजंट मीन कि ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग डिफरेंट दैन बर्कले, ही इज डेफिनेटली सेइंग। और अगर आपने ध्यान दिया हो इसमें एक वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया पॉसिबल सेंस डेटा, दैट्स वेयर इट इज डिफरेंट दैन बर्कले। क्योंकि बर्कले को फिर अल्लाह ताला को इन्वॉल्व करना पड़ा अपने मसले में। जब घर का मसला हल नहीं हुआ फिर उनको बाहर जाना पड़ा, फिर उन्होंने खुदा को बुलाया कि आप बने ऑब्जर्वर, अदरवाइज मेरी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। उसको इन्होंने हल कर दिया कैसे? पॉसिबल सेंस डेटा करके, उसी एग्जाम्पल को। खैर, सुपरफिशियल बर्ड्स आई व्यू। थिंक ऑफ परसीविंग ए टेबल। हम क्या करते हैं विजुअली एक्सपीरियंस? हम एक्सपीरियंस करते हैं सर्टन कलर्स, सर्टन रिजिडिटी, ए टेबल टॉप, सर्टन लेग्स, ये हम करते हैं। We anticipate that if we gave ourselves the experience of doing such things as looking underneath, going around the table, we would have further more sense data of similar kind. The totality of the sense data we do and could have constitutes the table. The sum total of the sense data we have right now or we could have, that is a table. Table is a logical construction out of the sense data. ये जो व्यू है, और जब इसको फर्दर फ़लसफ़े ने डेवलप किया, इस व्यू को फ़ेनोमेनलिज़्म कहते हैं। और इसमें इसकी मशहूर हस्तियाँ हैं कार्ना, और लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स भी इसी स्कूल से आते हैं। वियना सर्कल के फ़िलॉसफर्स इसी स्कूल से आते हैं। आयर इसकी बड़ी हस्ती है। लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा बिल्कुल बर्कले की तरह ही है। येट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बर्कले, क्योंकि बर्कले को जब मसला आया कि ठीक है भाई, टू बी इज़ टू बी परस्यूड, आँखें बंद करी तो चीज़ क्या है या नहीं है? आँखें बंद करी, या आप जो टेबल को देख रहे थे रूम से बाहर निकले तो टेबल है या नहीं है? बर्कले क्या करते हैं इस मसले को सॉल्व करने के लिए? उन्होंने एक ओमनीप्रेजेंट इनफिनिट स्पिरिट अल्लाह ताला को इन्वॉल्व कर दिया कि मैं ना देखूं तो क्या होता, अल्लाह ताला तो देख रहे हैं। दैट्स व्हाई द टेबल स्टिल एग्जिस्ट्स इवन इफ यू आर नॉट परसीविंग इट। इफ नो वन इज परसीविंग इट, इवन देन गॉड इज परसीविंग इट, सो इट इज इन एग्जिस्टेंस। लेकिन ये फेनोमेनलिस्ट्स हैं, ये इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट जस्ट नो इट। For them, the currently unperceived existence of table consists in the bare truth of a counterfactual conditional statement. अब एक counterfactual conditional statement क्या है? Take an example. If I were in my room, I would see the table. ये conditional statement होता है if then वाला relation. और counterfactual condition is one whose if part states something that is not the case. जैसे इसमें if I were in the room से what is being insinuated is I am not in the room. If I was, तो I would have seen that. आगे बढ़ते हैं. The point can be put in another way. To say that an object is construction out of actual and possible sense data is to say that statements about physical objects can be translated into statements about actual and possible sense experiences. मगर मसला इसमें आ जाता है फिर से इसको सुने and we will conclude on this. क्या कह रहे हैं कि
टू से दैट एन ऑब्जेक्ट इज ए कंस्ट्रक्शन, जो लॉजिकल कंस्ट्रक्शन की हमने बात की, आउट ऑफ एक्चुअल एंड पॉसिबल सेंस डेटा। क्या आपने इस टेबल को देखा, और अगर आप पूरे हर तरफ से घूम के देखते तो और भी डेटा मिलता, आपने सिर्फ एक साइड से देखा एंड यू कंक्लूडेड टेबल है। तो टू से दैट एन ऑब्जेक्ट इज लॉजिकल कंस्ट्रक्शन आउट ऑफ सेंस डेटा इज टू से कि जो स्टेटमेंट्स आप फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में यूज करते हैं, दे कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू स्टेटमेंट्स अबाउट एक्चुअल एंड पॉसिबल सेंस एक्सपीरियंसेस। कि हर एक स्टेटमेंट आपका कॉरस्पॉन्डिंग होगा विद समथिंग विच योर सेंस कैन शो यू। रेड है तो यू कैन, योर सेंस विल शो रेड, ये सारी चीजें। लेकिन मसला ये है, सच ए ट्रांसलेशन कैन नेवर बी इफेक्टेड विदाउट रिमाइंडर। कुछ ना कुछ रह जाएगा हमेशा। There are always statements about objects which outrun statements about actual and possible experience. कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती है जो हम उन चीज़ों के बारे में बोल सकते हैं जो हमको एक्सपीरियंस नहीं बताता। तो ये आ गया रसल का अगला प्रॉब्लम। अब इसके साथ रसल क्या करते हैं, इस वाली प्रॉब्लम के साथ he simply brushes it aside. The lock had done. He does not answer it. He dismisses the problem as a whole. But does that mean the problem did not exist? No, that doesn't mean, because entire school developed out of that problem. आयर का स्कूल, AJ आयर का स्कूल, उसने इस पे अच्छे से वर्क किया एंड दे डेवलप देयर ओन व्यूज ऑन दैट क्वेश्चन। इससे आगे फिर क्या हुआ वो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे।